आज हम भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भ्रंश लिखा हुआ है। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है भ्रंश अंतर्जात बलों से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के परिणाम स्वरूप भूखंड में तनाव एवं कभी अत्यधिक संपीड़न होने पर शैलों का स्थानांतरण होने लगता है। जब तनाव सामान्य रहता है तो भूपटल पर केवल चटकनें उत्पन्न होती है, किंतु तनाव के अधिक प्रबल होने पर शैलों में विभंग उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि भ्रंश की उत्पत्ति संपीड़न तथा तनाव दोनों द्वारा हो सकती है, परंतु इसमें तनाव बल का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। भ्रंश कई प्रकार के होते हैं और इनमें कई विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसा कि इसमें दिया गया है कि चटकने का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी स्थान या वस्तु जो क्रेक हो जाए। जैसे सपोज़ ये आपका बनी हुई कोई वस्तु है और यहाँ से इसमें क्रेक हो जाए, दरारें पड़ जाए, तो इस प्रकार से बनी हुई आकृति या बने हुए जो दरार है उसे हम चटकने कहते हैं। फिर आगे है इसमें भ्रंश की संरचना। भ्रंश की संरचना में जैसा कि दिया गया है भ्रंश तल। भ्रंश तल क्या कर रहा है कि वह सतह जिसके सहारे संचलन होने से चट्टानों का स्थानांतरण होता है। मतलब कि वह सतह, सपोज कि यह आपका एक भूपटल है और यहाँ से यह टूट करके यह पूरा भाग नीचे इस प्रकार से खिसक आए और यह ऊपर का भाग पूरा का पूरा हट जाए, तो यह जो सतह है यह सतह आपका संचलन का एक सतह कहलाएगा, जिसके सहारे वह टूट करके शैलखंड या स्थल भाग या भूखंड नीचे खिसक जाती है। फिर आगे लिखा है भ्रंश नति। भ्रंश तथा क्षैतिज तल के बीच का कोण है। शीर्ष भित्ति भ्रंश की ऊपरी दीवार होती है। पाद भित्ति भ्रंश की निचली दीवार होती है। शिफ्ट किसी भ्रंश के चट्टानों में होने वाली कुल गति होती है। स्लिप किसी भ्रंश के सहारे होने वाली सापेक्षिक गति होती है। थ्रो चट्टानी संरचना में होने वाला कुल ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है। हीव जब भ्रंश झुका हुआ हो तो पार्श्विक विस्थापन होता है। हेज भ्रंश तल का ऊर्ध्व के साथ कोण। भ्रंश रेखा धरातल पर दिखने वाले भ्रंश के चिन्ह। भ्रंश कगार भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारों को भ्रंश कगार कहते हैं। ये खड़े ढाल वाले क्लिक के समान प्रतीत होते हैं। भ्रंश रेखा प्राचीन भ्रंशों के सहारे चट्टानों के विभंधक अपर्दन से जब कगार निर्मित होते हैं तो उसे भ्रंश रेखा कगार कहते हैं। अब जैसा कि इसमें आगे दिया गया है नोट पॉइंट में, भ्रंश कगार की उत्पत्ति विवर्तनिक है, जबकि भ्रंश रेखा कगार संरचना नियंत्रित अपर्दन आकृति की होती है। अब यहाँ पर भ्रंश के प्रकार दिए गए हैं। जैसे कि पहला लिखा है इसमें सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश तनाव के कारण जब दो खंड विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। इसमें भ्रंश तल खड़े ढाल वाला या लगभग लंबवत होता है। सामान्य भ्रंश द्वारा निर्मित खड़े ढाल वाले कगार को भ्रंश कगार कहा जाता है। सामान्य भ्रंश के कारण भूपटल का विस्तार होता है। सामान्य भ्रंश तनाव के कारण विकसित होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि इसमें भ्रंश तल खड़े ढाल वाले या लगभग लंबवत होता है। सामान्य भ्रंश द्वारा निर्मित खड़े ढाल वाले कगार को भ्रंश कगार कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये चित्र बना है, चित्र में लिखा है तनाव बल कार्य कर रहा है, दोनों ठीक इसके इर्द गिर्द दिशा में खींची जा रही है और खींचे जाने पर यह बीच से क्रेक उत्पन्न हो रही है और वह वहीं से खिसक करके नीचे धंस जा रही है। तो इस प्रकार की बनी हुई भाग या स्थलाकृति सामान्य भ्रंश के अंतर्गत रखा जाता है। फिर इसमें दूसरा दिया है विपरीत या उत्क्रम भ्रंश। जब चट्टानों के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं, आमने सामने खिसकना, वह एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है तो निर्मित भ्रंश व्युत्क्रम भ्रंश कहलाता है। व्युत्क्रम भ्रंश में संपीड़न के कारण भूपटल में सिकुड़ाव उत्पन्न होता है। इस भ्रंश में भ्रंश तल का ढाल सामान्य होता है। जैसे ये बनी हुई स्थलाकृति है, यहाँ पर दोनों
एक ही आमने सामने लगा हुआ बल है और इस बल के कारण यह जो आपकी बनी हुई आकृति है, इस आकृति में इस प्रकार से लगी हुई संपीड़न बल और इसमें ठीक इसी के सामने यह लगा हुआ संपीड़न बल, जिसके कारण यह भूपटली इसके ठीक सामने से टूट करके यहाँ तक खिसक के नीचे आ गई है। और इस प्रकार की जो भ्रंश होता है उसे हम व्युत्क्रम भ्रंश के अंतर्गत रखते हैं। फिर अगला इसमें है अधिक्षैपित भ्रंश। एक प्रकार के उत्क्रम भ्रंश ही होते हैं जिनमें भ्रंश का निर्माण प्रायः शयान वलनों के मध्य पार्श्वों में होता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि मध्य पार्श्वों में होता है, ठीक उसी प्रकार फिर उसके बाद नीचे अगला दिया है सोपानी भ्रंश। इसमें कई भ्रंश एक दूसरे के समानांतर हुआ करते हैं और सब में भूखंड के ऊपर उठने या नीचे धंसने की गति एक ही दिशा में होती है। ऊंचाई से देखने पर भूमि सीढ़ी नुमा प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए यूरोप की राइन घाटी सोपानी भ्रंश के या सोपानी भ्रंशों पर ही बनी है। जैसा कि यह स्थलाकृति बना हुआ है, सेम टू सेम ऐसा देखने में लग रहा है कि जैसे कि क्रमशः सीढ़ी बना हुआ है। और इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भूपटली और यह सेम एक ही भाग के हैं जो कि एक सीधी लाइन में हो सकते थे और यह क्रमशः टूट करके इस प्रकार से नीचे खिसकते चले गए हैं, जिसे हम सोपानी भ्रंश की आकृति या सोपानी भ्रंश के नाम से जानते हैं। फिर अगला है पार्श्वीय या नतिलंबी सर्पण या विदारण भ्रंश। अब इसमें क्या कर रहा है कि इसमें दो विपरीत दिशाओं में दबाव आने के कारण दोनों ओर के भूखंड भ्रंश तल के सहारे ऊपर उठने या नीचे धंसने के बजाय क्षैतिज दिशा में आगे पीछे खिसक जाते हैं। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया का सन एंड्रियास भ्रंश एवं हिमालय के गढ़वाल उत्तरकाशी क्षेत्र में इस भ्रंश का उदाहरण मिलता है। फिर उसके आगे है लिखा है जब स्ट्राइक स्लिप भ्रंश में चट्टानों का सापेक्षिक विस्थापन दाईं ओर होता है तो दाएं पार्श्विक भ्रंश या डेक्स्ट्रल भ्रंश कहते हैं। जब स्ट्राइक स्लिप भ्रंश में चट्टानों पर सापेक्षिक विस्थापन बाईं ओर हो तो इसे बाईं पार्श्विक भ्रंश या सिनिस्टर भ्रंश कहा जाता है। स्ट्राइक स्लिप भ्रंश को रेंच भ्रंश या ट्रांस करंट भ्रंश भी कहा जाता है। ये भ्रंश मुख्यतः प्लेट मार्जिन से संबंधित होते हैं। जैसे कि यहाँ बनी हुई स्थलाकृति दिखाई दे रहा है, बना हुई आकृति दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यह एक बनी हुई ऐसी कोई भूखंड है और इसमें ठीक आमने सामने पर जैसे कि यहाँ पर एरो लगा है, इस प्रकार से यहाँ पे बल लग रहा है और इसमें इस प्रकार से बल लग रहा है। ऐसे में क्या है कि ये यहाँ से टूट करके यह इस प्रकार आगे बढ़ गई है खिसक करके और यह टूट करके यहाँ आगे खिसक गई है और यही बनी हुई आकृति है ए वाली। फिर उसके बाद बी भी सेम वैसी है जैसे कि यह उसके आगे और इसके पीछे वाले भाग को दिखाई दिया गया है इसमें चित्र में। अगला है भ्रंश से उत्पन्न स्थलाकृति। अब देखिए भ्रंश से उत्पन्न स्थलाकृति कौन कौन से है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। लिखा है भ्रंश घाटी दो सामान्य भ्रंशों के बीच की धसी हुई भूमि को भ्रंश घाटी कहा जाता है। लिखा है भ्रंश घाटी दो सामान्य भ्रंशों के बीच की धसी हुई भूमि को भ्रंश घाटी कहा जाता है। यह गहरी, लंबी एवं सक्रिय होती है। इसे जर्मन भाषा में ग्रैबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन नदी, एशिया की जॉर्डन घाटी आदि भ्रंश घाटी के उदाहरण है। भारत में नर्मदा तथा गोदावरी नदियाँ घाटियाँ भी भ्रंश घाटी है। स्कॉटलैंड का मध्यवर्ती मैदान तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का स्पेंसर की खाड़ी रिफ्ट घाटी के उदाहरण है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर बना है स्थलाकृति, ये वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट और रिफ्ट घाटी एक सिंपल चित्र में हम समझा सकते हैं। जैसे किसमें आया है ग्रैबेन, ग्रैबेन किसे कहते हैं। जैसे कि यह आपकी बनी हुई एक स्थलाकृति है, यह आपकी एक बनी हुई स्थलाकृति है। इसमें क्या है कि जब
इसमें जो बल कार्य करता है उस बल के कारण इसके मध्य वाला भाग ये दोनों, जैसे यहाँ पर चित्र में बना दे रहे हैं ए और ये बी वाला चित्र है, ये दोनों भाग यथास्थान बने रहते हैं और यह बीच वाला भाग टूट करके नीचे धंस जाता है। तो इस प्रकार की बनी हुई यह घाटी जो होती है यह ग्रैबेन कहलाता है। फिर ठीक इसी के जस्ट उल्टा होता है होर्स्ट। जैसे हम उसे कहते हैं होर्स्ट। होर्स्ट क्या होता है कि यह एक बनी हुई भूखंड है और इस भूखंड में यहाँ से यह भाग टूट करके, मतलब कह सकते हैं कि इसका ए भाग और इसका बी भाग, ये दोनों भाग टूट करके नीचे खिसक जाती है और यह यथास्थान ऊंचा ऐसे बना रह जाता है। तो यह बनी हुई आकृति होर्स्ट कहलाती है। फिर आगे है, इसमें लिखा है कि कुछ रिफ्ट घाटियां सागर तल से नीचे पाई जाती हैं, जैसे अमेरिका की डेथ वैली, एशिया की मृत सागर आदि। फिर अगला लिखा है रैंप घाटी। कभी कभी दो समांतर भ्रंशों के दोनों ओर के भूखंड ऊपर की ओर उठ जाते हैं, जिसके कारण बीच की भूमि नीची रह जाती है। ऐसी घाटी रैंप घाटी कहलाती है। असम घाटी, जिससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, इस प्रकार की घाटी का एक उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि इसमें दिया भी है, होस्ट या ब्लॉक पर्वत। जब किसी भूखंड में दो सामान्य भ्रंश के बीच स्थित भूखंड ऊपर उठ जाता है, मतलब यह आपका जैसे आकृति बताया गया है अभी कि यह आपका भूखंड है और यह अगल बगल वाले दो भूखंड जो है वो टूट करके नीचे धंस जाते हैं और यह यथास्थान बना रहता है और यह भाग ऊपर हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि यूपर उठ जाए तो दोनों ओर के किनारों के भूखंड नीचे खिसक जाए, तो बीच का ऊपर उठा हुआ भूखंड होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहलाता है। यूरोप के हार्ज, ब्लैक फॉरेस्ट तथा वासजेस तथा भारत में सतपुड़ा ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। यूरोप का हार्ज, ब्लैक फॉरेस्ट तथा वासजेस तथा भारत में सतपुड़ा ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। अगला है मिश्रित शंकु का निर्माण लावा तथा राख की एक परत के बाद दूसरी परत जमने से होता है। अमेरिका का माउंट तीस्ता, हुड तथा जापान का फ्यूजियामा मिश्रित शंकु के उदाहरण हैं। जब ज्वालामुखी के क्रेटर में उद्गार न होकर वे पार्श्व या नए नए केंद्रों के उद्गार होता है तो उसे ज्वालामुखी या उसके मुख को शंकु पर परिपोषित शंकु कहते हैं।